वेलकम टू मिशन एसएससी 2025। तो अपनी ये जो सीरीज चल रही है इसमें करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं और करंट अफेयर्स में भी गवर्नमेंट स्कीम पढ़ रहे हैं अपन, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम के क्वेश्चन आ रहे हैं अभी जो रिसेंट में एग्जाम हो रहे हैं उनमें। बाकी मैंने अभी ये देखा कि स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन वो बहुत पूछ रहा है कि अब वैसा नहीं है कि ये स्कीम किस ईयर में लॉन्च हुई या इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। वो दो तीन तरह के स्टेटमेंट दे दे रहा है गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड कि किस चीज़ से है, किस ईयर से। एक ही क्वेश्चन में सब कुछ दे दे रहा है, फिर पूछ रहा है वो कि अब आप बताओ कौन कौन सा सही है। तो इन सब क्वेश्चनों से डरना नहीं है अपन को। मैं थोड़ा कंप्रिहेंसिव पढ़ा रहा हूँ, उतना भी नहीं पढ़ा रहा हूँ कि यूपीएससी के लिए ज़रूरी हो, लेकिन जितना अपना पेपर में हो जाए उस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो अब ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम यश जैन है और अभी मैं एएसओ की पोस्ट पर हूँ सीएसएस में। और मेरी एसएससी में ऑल इंडिया रैंक 62 थी, मतलब टॉप 100 में थी मेरी रैंक। तो काफ़ी कुछ मेरे को पता है इस एग्ज़ाम के बारे में और कैसे पढ़ना है ये भी पता है। और इसके अलावा मैंने काफ़ी सारे और एग्ज़ाम क्लियर कर रखे हैं जिनकी लिस्ट ये है, आप देख सकते हैं। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है किसी को, या कोई भी और जनरल डाउट है, पेपर में डर लग रहा है, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, वो आप ये टेलीग्राम पे आ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं। 300 से ज़्यादा लोग हैं अभी, तो मैं सबके डाउट सॉल्व करता रहता हूँ। तो आप भी आके पूछ सकते हो। अब वीडियो हम शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन अपने ऑलरेडी हो गए थे, ये सीरीज का पार्ट 3 है। तो इसमें आज का पहला क्वेश्चन है कि किस मिनिस्ट्री ने क्रूइज भारत मिशन लॉन्च किया है। क्रूज पता है आपको, वो समुद्र में जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं जिन पे पार्टी वगैरह होती है और ऐसे टूरिस्ट वगैरह आते हैं, उसको क्रूइज बोलते हैं। तो क्रूइज का जो ट्रैफिक है, मतलब बाहर से फॉरेनर्स आते हैं, अंग्रेज वगैरह और भी काफ़ी कंट्रीज के लोग आते हैं। तो क्रूज वगैरह पे पार्टी करना उन्हें बहुत पसंद होता है। और अगर हम वो क्रूइज को अच्छा कर लेंगे अपने इंडिया में, जो भी पोर्ट है मुंबई और जो भी समुद्र में क्रूज वगैरह जहाँ पे हमारे यहाँ पार्टी होती है, तो ज़्यादा लोग आएंगे और हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी इंडिया की। ओवरऑल हमारा यही है ना कि टूरिज्म बढ़े, हमारी इकोनॉमी बढ़े, बाहर से पैसा आए हमारे देश में, जिससे हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिले। तो उसके लिए ये क्रूइज भारत मिशन शुरू किया गया है, जिससे ये जो क्रूइज का पैसेंजर ट्रैफिक है, जैसे ट्रेन में कितने लोग जा रहे हैं एक दिन में, वैसे ही क्रूइज में भी कुछ एक काउंट रहता है ना उनका कि इतने लोग आए एक दिन में। तो उसको बढ़ाने के लिए, डबल करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। तब क्रूइज है, शिप से रिलेटेड है, तो कौन सी मिनिस्ट्री हो गई? मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। तो आप ये याद रखना है कि क्रूइज भारत मिशन जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज ने लॉन्च किया है। अब इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो क्रूइज भारत मिशन है, इससे इंडिया को क्या बनाना है? एक क्रूइज टूरिज्म हब। मतलब समुद्र पे जो क्रूइज वगैरह रहते हैं, उसमें वो एक टूरिस्ट स्पॉट ही हो गया एक तरह से, बाहर के लोग आ रहे हैं। तो उसको, इंडिया को एक ग्लोबल प्लेयर बनाना है कि इसमें भी हम आगे हैं और उससे हमारी इकोनॉमी को फायदा हो। ये कैसे करेंगे? 3 फेजेज़ में करेंगे। पहले फेज़ में क्या करेंगे? क्रूइज़ अलायंस बनाएँगे नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ कि आप अपने यहाँ जो आ रहे हैं लोग, उनसे आप बोलो कि हमारे यहाँ भी, क्योंकि शिप चलता रहता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री की, उनसे बोलो आप हमारे यहाँ भी आके विज़िट करो इंडिया में। और फिर क्या करेंगे? अपने जो एक्जिस्टिंग टर्मिनल हैं, जैसे मुंबई वगैरह में हैं, उनको और मॉडर्न करेंगे, जिससे मॉडर्न मतलब नई चीज़ें देख के लोग आते हैं ना कि नई-नई क्या टेक्नोलॉजी है ये वो, और क्या-क्या गेम्स वगैरह हैं यहाँ पे, उसके लिए। फिर दूसरे फेज में क्या करेंगे कि अभी पहले फेज में तो क्या कर रहे हैं, हम पुराने जो टर्मिनल है उन्हीं को मॉडर्न बना रहे हैं। लेकिन दूसरे फेज में क्या करेंगे, हम और टर्मिनल बनाएंगे कि जैसे मुंबई है तो हम विशाखापट्टनम भी बनाएंगे। विशाखापट्टनम है तो गोवा में तो खैर है ही, और भी तमिलनाडु में क्रूइज टर्मिनल बनवाएंगे। नए नए डेस्टिनेशन पे ले जाएंगे उन्हें, कि गुजरात में गल्फ ऑफ कच्छ में ले गए, वहां पे कुछ नया बना दिया, ऐसे करके। और फिर तीसरे फेज में लिंक करेंगे रूट को, कि जैसे ये हमारा इंडिया है और फिर यहाँ पे साउथ एशियन कंट्री हैं, वियतनाम, थाईलैंड वगैरह, यहाँ से हम लिंक करवाएंगे कि इनकी हेल्प से कि आप अपना ट्रैफिक यहाँ भी भेजो हमारे यहाँ। तो ये रूट बनाएंगे पूरा। तो ऐसे करके इंडिया का क्रूइज ट्रैफिक जो है वो डबल हो जाएगा, हमारी इकोनॉमी को फायदा होगा। इससे क्या होगा? हमारे लोगों को जॉब मिलेगी, हमारे लोग काम करेंगे ना वो क्रूइज वगैरह पे, बिजनेस बढ़ेगा हमारी कंट्री का, और टूरिज्म बढ़ेगा। तो ये सब फायदा होंगे हमारे इस वाली स्कीम से। तो इसको आप याद रखना। ये 3 फेजेज में है। मिनिस्ट्री कौन सी है? पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज, और क्रूइज भारत मिशन इसका नाम है। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच स्कीम ऑल्सो कॉल्ड, पहले तो इस स्कीम का नाम क्या है, धरती आभा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। मैं समझाता हूँ ये पूरा नाम अभी। और इससे क्या होगा, इसको क्यों लॉन्च किया है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ट्राइबल कम्युनिटीज की, ट्राइबल कम्युनिटीज मतलब शेड्यूल ट्राइब जो होती हैं, जो जंगल में रहती हैं, जैसे गोंड हो गए, भील हो गए, ये जो ट्राइब्स होती हैं, इनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सोशियो मतलब रहने के तरीके को बढ़ाना, मॉडर्न करना थोड़ा सा, और इकोनॉमिक मतलब ये इनको और अच्छी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, मतलब पैसे वैसे रोजगार वगैरह, अच्छा बिजनेस वगैरह की अपॉर्चुनिटीज देना, ये हो गया इनके लिए। तो ये जो धरती आबा है, ये बिरसा मुंडा का नाम था, तो ये बिरसा मुंडा के नाम पे स्कीम का नाम रखा गया है धरती आबा। जनजातीय का मतलब हो गया ट्राइब, और ग्राम उत्कर्ष अभियान मतलब ग्राम मतलब विलेजेस में रहती है ना वो, तो उनके ऊपर उठाने के लिए ये वाला जो अभियान या स्कीम चलाई गई है, ये ट्राइब्स के लिए चलाई गई है। तो इस स्कीम का दूसरा नाम पूछ रहा है, तो इसका दूसरा नाम है पीएम जूगा। जूगा का मैं अभी फुल फॉर्म बताता हूँ, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना, बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, है ना। जो बताएगा, मुझे अच्छा लगता है कि लोग जवाब देते हैं, वीडियो देखते हैं तो, कि ये किस मिनिस्ट्री ने चलाई है। बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में ही नाम छुपा हुआ है, कि आपको बस बताना है कि ये वाली स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री ने चलाई है। तो अब ये जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है, इसका नाम है पीएम जूगा। पीएम जूगा मतलब पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, मतलब उनकी उन्नति के लिए, उनको ऊपर बढ़ाने के लिए ये वाली स्कीम लॉन्च की गई है। धरती आबा मैंने बता ही दिया कि धरती आबा किसका नाम था, बिरसा मुंडा का, उनको टाइटल दिया था ये उनको ऑनर करने के लिए। फिर इसमें क्या करेंगे धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान में, कि उनके लिए हेल्थ के लिए, कि हॉस्पिटल वगैरह उनके विलेजेस वगैरह के पास हों, उनको अच्छी एजुकेशन मिले तो स्कॉलरशिप वगैरह की स्कीम चलाएंगे। लाइवलीहुड, अच्छे घर में रहें, कच्चे घरों में नहीं रहें, मड वगैरह के घर में नहीं रहें, तो कुछ आवास योजना वगैरह चलाएगी सरकार। और सोशल इंफ्रा अच्छा रहे, कि उनके गाँव में रोड वगैरह हो, सब कुछ हो, तो इस स्कीम के थ्रू ये सब होगा। और होलिस्टिक डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा ट्राइब्स का। ये अब ये तो एक स्कीम हो गई धरती आबा या पीएम जूगा। ये मोटिवेट किससे हुए कि ये स्कीम हमको चलानी चाहिए। इससे पहले एक स्कीम चलाई थी, मिनिस्ट्री का नाम आपको बताना है, दोनों का सेम है। एक स्कीम थी पीएम जनमन, पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ये स्कीम थी, ये किसके लिए थी, ट्राइब्स के लिए ही थी। पर उसमें भी 75 जो ट्राइब है ना हमारी कंट्री में, वो बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई हैं। मतलब कुछ ट्राइब तो ठीक है, रोड है उनके गांव में, खाने को मिल रहा है, और मतलब थोड़ी बहुत मॉडर्न है, लेकिन कुछ ट्राइब 75 है हमारे देश में जो बहुत पिछड़ी हुई हैं। उनके लिए स्कीम चलाई थी पीएम जनमन। उन ट्राइब्स को बोलते हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। इनके लिए चलाई गई थी स्कीम, जो बहुत पीछे हैं, और इनको आगे लाने के लिए, मतलब इनका कल्चर भी डिस्ट्रॉय नहीं करना, और इनको आगे एजुकेशन के फील्ड में बढ़ावा भी देना है, उसके लिए चलाई थी। तो उसकी सक्सेस पर फिर ये पीएम जूगा या धरती आबा जनजातीय ग्राम अभियान गवर्नमेंट ने चलाया है। तो ये आप याद रखना, और दोनों की मिनिस्ट्री बहुत ईजी है, आप कमेंट सेक्शन में बताना और याद भी कर लेना अगर पेपर में आए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, द हमसफर पॉलिसी एम्ड एट एनहेंसिंग ट्रेवल कन्वीनियंस ऑन नेशनल हाईवे किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। बहुत इजी क्वेश्चन है, नाम से ही दिखाई दे रहा है कि हम सफर आ रहा है इसमें एक तो, और ट्रेवल अच्छा करने के लिए हाईवे पर आप जाते हो तो क्या क्या फैसिलिटीज आपको मिलनी चाहिए, उसके लिए स्कीम चलाई गई है। तो हाईवे की स्कीम है, ट्रेवलिंग की स्कीम है, तो किसने चलाई होगी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। हमारे जो नितिन गडकरी मिनिस्टर हैं, वो काफी अच्छी स्कीम्स चलाते हैं, तो उनके नाम से आप याद रखना कि नितिन गडकरी जी ने हमसफर पॉलिसी ये स्कीम चलाई है। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। हमसफर पॉलिसी 2024 में लॉन्च हुई, किसने, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज ने लॉन्च की। अब इसमें क्या होगा, जैसे ये देखो मैंने ये एआई से एक फोटो बनवाया है। इसमें तो क्या है, हमारे हाईवे वैसे आप देखोगे बस हाईवे होता है और साइड में कुछ नहीं, कभी एक ढाबा मिल जाए तो मिल जाए, वरना कोई फैसिलिटी नहीं होती हाईवे पे। इस मैंने एआई को कमांड दिया कि भाई ये हमसफर पॉलिसी के हिसाब से कैसा दिखेगा हमारा हाईवे, वो डिजाइन करके दिखाओ। तो देखो इसने रोड साइड में सब बना दिया है, कि क्लीन टॉयलेट्स मिलनी चाहिए। आप कभी कभी बस वगैरह में ट्रेवल किया होगा तो आपने देखा होगा वॉशरूम्स वगैरह ही नहीं होते हाईवे पे, ढाबे वगैरह पे जो भी गंदा हुआ और
स्पेशली फीमेल को तो बहुत प्रॉब्लम आती है ये रोड वाले ट्रांसपोर्ट वाले उसमें। तो ये सब डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने हमसफर पॉलिसी चलाई है, क्लीन टॉयलेट्स मिलें, फूड कोर्ट वगैरह की अच्छे फूड कोर्ट्स मिलें हाईवे पे ही बीच रास्ते में, पार्किंग की फैसिलिटी की थक गए हो तो बीच में पार्क करके कार थोड़ा आप इधर उधर घूम लो। और फर्स्ट एड सबसे इम्पोर्टेंट होता है हाईवे पे, फर्स्ट एड। मान लो आप किसी बस वस में जा रहे हो और कुछ लग वग गई आपके, तो फिर फर्स्ट एड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी मैं एक रिसेंट इंसिडेंट बताता हूँ। मैं अपनी फैमिली के साथ आ रहा था, मतलब किसी बस से, और उसमें मेरे किसी फैमिली मेंबर को चोट लग गई। तो ऐसे हम प्रिपेयर्ड तो रहते नहीं है, थोड़ा बहुत था हमारे पास बोरोप्लस बैंडेड वगैरह, पर प्रॉपर फर्स्ट एड नहीं था। तो हमें सुबह तक वेट करना पड़ा जब तक हम पहुंच नहीं गए दिल्ली। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फर्स्ट एड पब्लिक ट्रेवल वगैरह में। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये सब एम्यूनिटीज़ मिलें हमारी पब्लिक को, इसके लिए हमसफर पॉलिसी चलाई है। थोड़ा सा आइडियलिस्टिक है ये स्कीम, मतलब कितने हद तक इम्प्लीमेंट हो पाएगी ये पता नहीं, पर अच्छा स्टेप है ये, है ना। बेबी केयर रूम भी, कि बेबी को, मतलब बेबी रो रहा है तो बीच में बैठ के एसी में बेबी को कुछ खाना पीना खिला दिया, सब कुछ बना देंगे हाईवे पे ही, है ना। तो देख लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना कब लॉन्च हुई थी। सबसे पहले तो वन बंधु क्या होता है। वन मतलब जंगल होता है ना, या फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट में कौन रहते हैं, ट्राइबल पीपल। तो ये किसके लिए चलाई गई होगी, ट्राइब्स के लिए चलाई गई होगी ना। जैसे अभी मैंने धरती आबा स्कीम पढ़ाई, पीएम जनमन पढ़ाई, वैसे ही ये भी ट्राइब्स के लिए चलाई गई है। तो ये लिखा है अपलिफ्टमेंट एंड इंक्लूजन ऑफ इंडियन ट्राइबल कम्युनिटी। ये किस ईयर में लॉन्च हुई थी। अब ये थोड़ी पुरानी स्कीम है, पर मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्च हुई थी 2014 में। अब आप बोलोगे इतनी पुरानी स्कीम क्यों पढ़ा रहे हो। क्योंकि 2014 से 2024 तक इसको 10 साल हो गए ना, और पिछली साल का करंट अफेयर पूछेगा। तो अगर 10 साल किसी स्कीम को हो रहा है तो वो फिर पूछा जाता है कि किसी स्कीम को 5 साल हो गए या 10 साल हो गए। वो सब एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन होते हैं। तो इसलिए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ। इसमें क्या होगा, इनको वही सब हेल्थ केयर की फैसिलिटी, हाउसिंग, क्वालिटी एजुकेशन, साफ पानी मिलेगा पीने के लिए, रोड की कनेक्टिविटी मिलेगी। इनके कल्चर को प्रिवेंट किया जाएगा, मतलब कल्चर होता है ना ट्राइब्स का, एक कुछ उनकी रीति रिवाज रहती हैं, उसको बिना छेड़े इनको काफी सारे ये मॉडर्न भी किया जाएगा, लेकिन कल्चर को नहीं छेड़ना है। और स्पोर्ट्स, इनके जो स्पोर्ट्स होते हैं मलखम वगैरह, कुछ ट्राइब्स के स्पोर्ट्स हैं, उन सबको प्रिवेंट किया जाएगा और इनका डेवलपमेंट भी होगा साथ साथ। कि अपन को कल्चर भी बचाना है लेकिन डेवलपमेंट भी करना है। अब ये भी देखो, मैंने एक फोटो बनवाया है कि ये देखो एक ट्राइबल विलेज है। इसमें 6 कंपोनेंट है। कैसे होगा डेवलपमेंट, सबसे पहले तो आदर्श ग्राम योजना के अंडर इनके विलेजेस का डेवलपमेंट होगा, कि उसमें रोड मिलेगी इनको, टेलीकॉम के टावर मिलेंगे जिससे मोबाइल वोबाइल चलाना सीख पाए इनके बच्चे, हेल्थ केयर फैसिलिटी मिलेगी, यहाँ पे कोई हॉस्पिटल बना दिया, एजुकेशन, स्कूल, और साफ सफाई। देखो सैनिटेशन कितनी साफ सफाई है। तो ये सब फैसिलिटी ट्राइब्स को मिलेंगी उनके गाँव में, क्योंकि नहीं पहुंच पाती इतनी फैसिलिटीज गांव तक, तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाती, फिर ट्राइबल विलेजेस तक तो बहुत मुश्किल है। तो ये स्कीम वगैरह चलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अलग से फंड एलोकेट हो जाएगा तो फिर हो सकता है थोड़ा डेवलपमेंट, इसीलिए ये स्कीम चलाई गई है। फिर दूसरा क्या है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप का डेवलपमेंट। मैंने अभी बताया था 75 जनजातियां जो बहुत पिछड़ी हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए तो ये दोनों कंपोनेंट उसके हैं। फिर इनके जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो इनके कल्चर वगैरह पर रिसर्च करते हैं कि और क्या अच्छा हो सकता है, उनको फंड प्रोवाइड करवाना। फिर ये जो स्टूडेंट होते हैं ट्राइबल, उनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाना जिससे वो पढ़ें, आगे बढ़ें, गवर्नमेंट जॉब में आए। मतलब 12th के बाद ज़्यादातर वो बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं क्योंकि पैसों की कमी होती है, इसीलिए उनको फंड मिलेगा। फिर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि स्कीम सही से इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं, कि कागज़ों पे तो पैसा मिल गया लेकिन स्कीम में सही से ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, उसके लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट हैं जो देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफिसर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 32 होता है रिट वगैरह का, जो देखता है कि फंडामेंटल राइट तो कॉन्स्टिट्यूशन ने दे दिए, लेकिन ये ढंग से इन्फोर्स हो रहे हैं कि नहीं, उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं ना आर्टिकल 32 के अंदर। ऐसी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बनाई गई है कि आप देखो कि ये ढंग से इम्प्लीमेंट भी हो रही है कि नहीं। तो ये पूरा उसके बारे में है, पीएम वन बंधु कल्याण योजना। वन बंधु मतलब जंगल में जो ट्राइब्स रहती हैं उनके लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम। विद्या लक्ष्मी स्कीम में देखो इसको कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, विद्या प्लस लक्ष्मी। तो विद्या मतलब एजुकेशन और लक्ष्मी मतलब मनी। तो एजुकेशन में क्या है, मनी लगता है, पैसे लगते हैं, उसके लिए स्कीम चलाई गई है। अब प्रॉपर मतलब किस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए चलाई गई है वो बताता हूँ। ये चलाई गई है हायर एजुकेशन, मतलब कॉलेज वगैरह में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं और जो बहुत अच्छे परसेंटेज वगैरह लेके गए हैं 12th वगैरह में, उस उनके लिए फाइनेंशियल हेल्प वाली स्कीम है। अब आप बोलोगे सिर्फ उनके लिए ही क्यों? तो देखो विद्या लक्ष्मी मतलब मनी चाहिए एजुकेशन के लिए, अभी मैंने बताया कि पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए। तो देखो स्कूल वगैरह की फीस और 12th तक फीस तो फिर भी मैनेज कर लेते हैं हम लोग, लेकिन कॉलेज जो हैं इस कंट्री में अपने में, उनकी फीस बहुत ज़्यादा होती है। मेरी खुद, मैं गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ, फिर भी मेरी एक साल की 80 या 85 हज़ार जाती थी, और उस टाइम मतलब उतना गवर्नमेंट जॉब था भी नहीं मेरे पास, तो टफ तो था वो सब भरना। तो कॉलेजेस की फीस ज़्यादा होती है, तो उसके लिए लोन वोन लेना पड़ता है। तो इसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो भी इंडिया के 860 टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट हैं, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनमें अगर कोई एडमिशन लेता है और उसकी 12th में परसेंटेज बहुत अच्छी आई थी, तो उसको लोन लेने में थोड़ी सी छूट मिल जाएगी। जैसे 10 लाख का लोन है, उस पर एसबीआई ने बोला कि 10% इंटरेस्ट है, तो नहीं, सरकार ने बोला आपको इस पर 3% छूट मिलेगी, कि 3% हम भर देंगे, आपको 7% ही इंटरेस्ट रेट भरना है। तो सरकार ने लोन में छूट कर दी, तो आपको इंटरेस्ट पे छूट मिल रही है। बहुत होता है, जैसे 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख, और उसमें से 30 हज़ार तो सरकार ही भर देगी लोन का इंटरेस्ट। और ये भी तब भरना पड़ता है जब आपकी जॉब लग जाए, तो आप पे कितना थोड़ा हल्का हो गया ना, वो 30 हज़ार रुपये बहुत होते हैं। तो ऐसे तो जिनकी मतलब इनकम 8 लाख से कम है जिन फैमिलीज की, उनके लिए है ये। और 10 लाख तक के लोन पे 3% इंटरेस्ट सरकार भर देगी। और 7.5 लाख का लोन है, जो अगर कोई डिफ़ॉल्ट कर जाता है, 7.5 लाख तक का लोन किया है और उस पे कोई डिफ़ॉल्ट कर गया, मान लो किसी ने, स्टूडेंट की जॉब भी नहीं लगी, फिर वो पैसे दे ही नहीं पा रहा बैंक को, पर बैंक का तो नुकसान हो गया ना, तो उस पे गवर्नमेंट उसके 75% अमाउंट की गारंटी देगी कि अगर वो नहीं भरेगा तो हम भर देंगे। तो ये ओवरऑल विन विन सिचुएशन है, गवर्नमेंट ने स्टूडेंट्स के लिए निकाली है जो आगे बढ़ के अच्छे कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। प्लस ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड और सेंट्रल सेक्टर। तो ये सेंट्रल सेक्टर जो स्कीम होती है, इसमें पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे रही है 100%। तो ये सेंटर की स्कीम है पूरी, ये आप याद रखना है। स्पॉन्सर्ड में तो कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट से भी लेते हैं, इन सेक्टर में पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, दीपम 2.0 स्कीम किस स्टेट ने लॉन्च की है, और इसमें क्या मिलेगा, सिलेंडर मिलेंगे। मतलब जो महिलाएं होती हैं, एक सिलेंडर 1000-1200 का तो आता है, तो इसमें सिलेंडर फ्री देंगे। और कितने फ्री देंगे वो मैं बता देता हूँ, एक साल में 3 सिलेंडर फ्री मिलेंगे, उसका कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, उसका पैसा सरकार देगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, अगर 3,000 या 4,000 रुपये बच रहे हैं किसी घर के, तो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है या कोई और काम है उसका वो कर सकता है। तो ये बहुत अच्छी स्कीम है। तो ये लॉन्च की है आंध्र प्रदेश, ये चंद्रबाबू नायडू जी है ना, ये सीएम है वहाँ के, उनका फोटो है। तो ये दीपम स्कीम आपको बस इतना याद रखना है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने लॉन्च की है, आंध्र प्रदेश, इसको आपको याद रखना है। अब दीपम और सिलेंडर का क्या लेना देना, आप कैसे याद रखोगे कि दीपम तो यार वो दिए होते हैं, तो दीपम मतलब दिए क्या होते हैं, जलते हैं ना, लाइट जलती है उनमें से। ऐसे सिलेंडर भी क्या करता है, हमारे घर का चूल्हा चलता है ना उससे, तो बस, तो ये दोनों चीज जल ही रही हैं। एक तो उसने दीपम से कनेक्ट कर दिया कि जैसे दीप जलते हैं वैसे ही लोगों के घर का चूल्हा जलता रहना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज़ है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सिलेंडर इसलिए भी फ्री दिए हैं कि अगर ये उस पर कोयले वगैरह से बनाएंगी तो उसके धुएं से इनकी आंखें वगैरह खराब होती हैं, वुमेन की, जो पुअर वुमेन होती हैं, उनके लिए स्कीम लॉन्च की गई है जिससे उनकी हेल्थ भी खराब ना हो, प्लस उनके कुछ पैसे भी बच जाएं। तो आप ये याद रखना, दीपम स्कीम आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि बंगलार बाड़ी स्कीम किसने लॉन्च की है। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन में लिख दिया, बंगलार मतलब बंगाल, बंगाल गवर्नमेंट ने लॉन्च
की है ये वेस्ट बंगाल में, सीएम ममता बनर्जी। और बाड़ी मतलब होता है घर, जहाँ पे आप रहते हो। तो बस कि गरीब लोगों को घर मिले, उसके लिए जैसे हमारे पीएम आवास योजना है ना, जिसमें घर मिलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, ऐसी बंगाल ने लॉन्च की है बंगलार बाड़ी स्कीम। इसमें अफोर्डेबल घर मिलेंगे गांव में जो लोग रहते हैं उनको। बस इतना सा याद रखना है आपको कि घर की स्कीम है बेंगलोर बाड़ी, किसने लॉन्च की है? वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस मिनिस्ट्री ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की है? तो सबसे पहले मैं इसको डिकोड कर देता हूँ, मिनिस्ट्री का नाम कैसे लाओगे आप। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली तो सबको पता है, फ्री में इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी। सूर्य घर मतलब ये जो सोलर पैनल लगे रहते हैं ना घर के ऊपर, यहाँ पे सोलर पैनल लगा देते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो सोलर पैनल से जनरेट होगी इलेक्ट्रिसिटी और लोगों के घर पे, घर के ऊपर लगा देगी गवर्नमेंट। फिर उससे फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल जाएगी, क्योंकि सनलाइट क्या है, फ्री है ना, सनलाइट तो आती रहती है, फिर उससे जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होगी वो मिल जाएगी लोगों को। बस ये जो सोलर जो लगता है सोलर पैनल, इसका खर्चा आता है तो वो सरकार या प्राइवेट कंपनी जो भी है वो दे देगी। तो सूर्य घर, सोलर एनर्जी क्या है? रिन्यूएबल सोर्स है ना एनर्जी का, है ना। तो इसीलिए कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करेगी इसको? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ये याद रखना कि सूर्य घर मतलब सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी है। जैसे कोयला क्या हो गया, खत्म हो जाएगा एक दिन, नॉन रिन्यूएबल है, लेकिन सोलर एनर्जी क्या है, नहीं होगी खत्म। सूरज तो चमकता रहेगा हमेशा, सनलाइट आएगी। तो रिन्यूएबल एनर्जी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इस स्कीम को लॉन्च कर रही है। ये आपको याद रखना है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना किसने लॉन्च की है? रिन्यूएबल एनर्जी वाली मिनिस्ट्री ने। अब क्या मिलेगा इसमें? जैसे ये जो आपका घर है, इसके ऊपर सोलर पैनल एक कोई प्राइवेट कंपनी आके लगा देगी, जिसको गवर्नमेंट पैसे देगी या सब्सिडी देगी, ठीक है। और फिर उसमें से जैसे ये सोलर पैनल 500 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, तो इसमें से आपके घर का देखो 300 यूनिट से ज़्यादा नहीं आता। अगर आप बहुत एसी वेसी नहीं चला रहे हो, फिर तो फ्री मिलना भी नहीं चाहिए, एसी खरीदने के पैसे हैं तो। अगर 300 यूनिट तक है आपके घर का कंजम्पशन, तो आपको वो 300 यूनिट तो फ्री हो जाएंगी। और फिर बाकी की जो 200 यूनिट बची, वो ये सोलर पैनल जिस भी कंपनी ने लगाया है वो किसी डिस्कॉम, रिलायंस वगैरह या बीएसईएस वगैरह को बेच देंगे, वो आगे उस इलेक्ट्रिसिटी को किसी और को बेच देंगे। मतलब घर आपका है, उसके ऊपर सोलर पैनल किसी ने लगाया, आपको थोड़ी फ्री दे दी और कुछ बेच दी, तो बेच दी उससे उसका भी फायदा हो गया, सोलर पैनल लगवाया उससे क्लीन एनर्जी जनरेट हो गई। तो इसमें सबका फायदा हो रहा है, आपका भी हो गया, आपको फ्री मिल गई, सरकार का भी हो गया कि क्लीन एनर्जी जनरेट हो रही है, और कंपनी का भी हो गया, जो बची खुची इलेक्ट्रिसिटी उसने बेच दी, 10-15 साल में अपने सोलर पैनल का वो मार्जिन निकाल लेगा। तो ऐसे सबका फायदा है इस स्कीम में, इसीलिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। बस इतना याद रखना। और क्या होता है इस स्कीम में कि 300 यूनिट तक फ्री मिलेंगी और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी सेव हो जाएगी। इससे क्या है, जॉब भी मिलेंगी हमारे यहाँ के लोगों को, कि ये जो सोलर पैनल वगैरह लगाएंगे तो कोई तो लगाएगा, तो उससे जॉब मिलेगी हमारे यहाँ के लोगों को और एनवायरमेंट भी सेव होगा, पॉल्यूशन वगैरह नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पीएमजी दिशा स्कीम किसने लॉन्च की है? इसमें लोगों को क्या बनाया है? डिजिटली लिटरेट। पीएमजी दिशा आपको याद रखना है, इतना एग्जाम में तो नहीं पूछेगा, बस इतना सा पूछेगा कि पीएमजी दिशा किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, क्या करती है स्कीम। तो आप बस इतना याद रखना है कि ये जो गांव में जो लोग हैं ना, उनको डिजिटली लिटरेट मतलब किसी किसी को तो फोन भी चलाना नहीं आता या इंटरनेट एक्सेस करना नहीं आता, तो उनको इंटरनेट वगैरह के बारे में पढ़ाना है कि फोन कैसे यूज करना है, इंटरनेट पर गूगल कैसे चलाना है, ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है गूगल पे वगैरह पे। इतने क्यूआर कोड चल गए, लेकिन कुछ लोगों को अभी भी नहीं आता, वो कैश ही देते हैं। तो ये सब के बारे में उन्हें लिटरेसी बढ़ाना, ये चलाई है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी वाली मिनिस्ट्री जो है उसने ये वाली स्कीम चलाई है पीएमजी दिशा। इसका फुल फॉर्म क्या है? पीएमजी से ग्रामीण और दिशा से डिजिटल साक्षरता अभियान। डिजिटली साक्षर मतलब लिटरेट बनाना है उन्हें डिजिटली, है ना, इन सब कामों में। तो MEITY ने चलवाई है ये वाली, MEITY। ये याद रखना, पीएमजी दिशा किसने चलवाई है? इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मिनिस्ट्री ने। इसमें क्या है, उनको कंप्यूटर, स्मार्टफोन, इंटरनेट, ऑनलाइन पेमेंट ये सब कराना सिखाया जाएगा। स्पेशल फोकस होगा
गरीब लोगों पर, SC ST ट्राइबल पीपलों पर, वुमेन पर, क्योंकि वुमेन को भी सीखना चाहिए मोबाइल। घर में तो इतना नहीं सीख पाते, क्योंकि आदमी लोग तो सीख जाते हैं, बाहर पेमेंट वगैरह करते हैं, तो वुमेन के लिए और डिफरेंटली एबल्ड, इन सब लोगों के लिए ये स्कीम चलाई गई है। और इससे हमारी डिजिटल लिटरेसी भी बढ़ेगी हमारी कंट्री की। तो ये सब है इस स्कीम में। तो याद रखना, पीएमजी दिशा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ने चलाई थी, और गांव के लोगों को डिजिटली लिटरेट बनाना है, इसमें ये हमारा एम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल वाहक स्कीम किसने चलाई है? तो ये भी बहुत इजी है ना। इसमें मिनिस्ट्री का नाम, जल मतलब पानी होता है ना, पानी में क्या शिपिंग वगैरह होती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज ने ये चलाई है। अब इसमें क्या होता है कि आप देखोगे, रेलगाड़ी से, जैसे एक बार मैंने अपनी स्कूटी भेजी थी तो 3 दिन लग गए थे, बड़ी दिक्कत आई थी, है ना। और बस बस में भी आप भेजोगे तो वो कैसे चढ़ाते हैं बस वाले, ये सब पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं उन सब में, और फिर ट्रैफिक भी है रोड पे, ये सब चीज़ें रोड से जाएंगी तो टाइम भी लगता है, ट्रैफिक भी है। तो इसके लिए सरकार ने क्या किया कि रिवर जो हैं, गंगा हुआ, गंगा हुई, या फिर और भी बड़ी बड़ी नदी हैं, तो उनसे क्या है, जहाज चलते हैं उनमें, जिनसे ये कार्गो वगैरह ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। तो गंगा हुई, ब्रह्मपुत्र हुई, बराक नदी हुई, इन नदी पे इनको बोलते हैं नेशनल वाटरवेज। जैसे हाईवे होते हैं ना, वैसे वाटरवेज होते हैं, हमारी कंट्री के वाटरवेज ही हैं, जहाँ से सामान ट्रांसपोर्ट होता है नदियों में से भी। तो वहां से रोड और रेलवे पे ज़्यादा लोड है, कंजेस्टेड भी हैं, पॉल्यूशन भी होता है, क्योंकि रेलवे में भी कोयले से चलती है, रोड पे भी पेट्रोल वगैरह, पॉल्यूशन वगैरह कम करने के लिए सरकार ने ये जलवाहक स्कीम चलाई है, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने, जिससे वो सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और ये ट्रांसपोर्ट थोड़ा पानी वाली तरफ भी आ जाए, कि पानी से भी हम अपना सामान सप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें क्या ले जाएंगे, जैसे सीमेंट हुआ, जिप्सम, कोयला, बड़ी बड़ी सिटीज के बीच में ये सब सामान सप्लाई हुआ, तो ये बोट वगैरह से या शिप वगैरह से ले जा सकते हैं, मतलब नदी में, समुद्र में नहीं, नदी में। इको फ्रेंडली है, पॉल्यूशन नहीं हो रहा, और ट्रैफिक कम होगा रोड और रेलवेज पर। और जैसे थोक में कोई आप माल लेते हो, सस्ता पड़ जाता है ना, ऐसे कोई 300 किलोमीटर से ऊपर जाएगा लंबी डिस्टेंस, तो उसको कुछ फायदे और मिलेंगे, सब्सिडी वगैरह मिल जाएगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और वाटरवेज के अंडर में एक अथॉरिटी है, इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो ये स्कीम को रेगुलेट या मैनेज कर रहा है। ये याद रखना है आपको। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, ये पार्ट 3 था इस वीडियो का। यहाँ 30 क्वेश्चन होते हैं, 2 पार्ट्स और आएंगे इस वाली सीरीज के, सीजीएल के एग्जाम से पहले डाल दूंगा। तो आप अच्छे से पढ़ लेना, थोड़े बहुत नोट्स अगर बनाओ तो बना लेना, तो आपका बहुत फायदा होगा इन सब से एग्जाम में। चलो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट है तो टेलीग्राम पे पूछ लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और अगर इंस्टाग्राम पे पूछना है, कोई इंस्टाग्राम यूज करता है, तो ये मेरा यूजर नेम है, वहाँ के भी आप पूछ सकते हो। अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो।